हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर सीपीओ 2020 में जो 23rd की फर्स्ट शिफ्ट थी, सबसे हार्ड शिफ्ट थी, इसके क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स CHSL, CGL, GD, MTS इनमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो अभी तक हम 20 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चन आज करेंगे। आज 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे 2 या 3 दिन में ये वाली शिफ्ट पूरी कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए, बी और सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 63.5 किलोग्राम और ए और सी का औसत वजन 67.5 किलोग्राम है तो ए का वजन याद करो। दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है कि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का एवरेज जो भी वेट है वो 65 दे रखा है। ये क्या दोस्तों, तीनों का एवरेज वेट है। तो तीनों के वेट का सम क्या हो जाएगा दोस्तों, एवरेज इनटू टोटल नंबर कितने हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया 195। ये तो क्या हुआ दोस्तों, तीनों के वेट का सम। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि ए और बी का औसत वजन 63.5 किलोग्राम है, मतलब ए और बी इन दोनों का एवरेज हमको दे रखा है 63.5। तो इन दोनों के वेट का सम कितना हो जाएगा दोस्तों, 63.5 इंटू 2। ये दोस्तों कितना हो गया हमारे पास 127। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब एक क्वेश्चन में बात और बताया हमको, ए और सी का औसत वजन 67.5 किलोग्राम है, मतलब ए प्लस सी बाई 2 ये हमारे पास है 67.5 किलोग्राम। मतलब ए प्लस सी इन दोनों के वेट का सम क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 67.5 इंटू 2। ये दोस्तों हमारे पास हो गया 135। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब दोस्तों अगर इक्वेशन 2 और 3 इन दोनों को जोड़ ले तो हमारे पास क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। इन दोनों का सम कर लो दोस्तों, ये हमारे पास आ गया 262। ये मान लो इक्वेशन नंबर 4 है। अब यहां से हमको पूछा क्या इक्वेशन में, ए का वजन ज्ञात करो। तो अगर यहां से b प्लस सी की वैल्यू, ये ए को इधर लेके जाओ तो 195 माइनस ए हो जाएगा, वो यहां पुट कर दो। मतलब 2a प्लस बी प्लस सी की जगह 195 माइनस ए इज इक्वल टू 262। तो यहां से दोस्तों ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 67 किलोग्राम। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर दोस्तों त्रिभुज ABC में D पर BD परपेंडिकुलर AC है। EBC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल BEA इज इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल EAC इज इक्वल टू 46 डिग्री, एंगल EBD इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। कोई भी एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC। ये दोस्तों ट्रायंगल है ABC। अगली बात, D पर BD परपेंडिकुलर AC है, मतलब BD यहां से B से कोई एक लाइन ड्रॉ की है BD, ये क्या है AC पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। यदि एंगल EBC पर एक बिंदु इस प्रकार है, BC पर कोई पॉइंट एक E यहां पर इस प्रकार है, ये BC पर कोई पॉइंट इस प्रकार है कि एंगल BEA इज इक्वल टू x डिग्री। इस एंगल की वैल्यू हमारे पास है x डिग्री। यदि एंगल EAC 46 डिग्री, EAC की वैल्यू हमारे पास क्या 46 डिग्री। दोस्तों एंगल EAC इस एंगल की हमारे पास वैल्यू है 46 डिग्री। और एंगल EBD, एंगल EB और D इसकी वैल्यू हमारे पास दोस्तों 60 डिग्री। तो x की वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ये वैल्यू कैसे निकलेगी दोस्तों, अगर ये 60 है ट्रायंगल BDC में
ट्रायंगल BDC में अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या होगा दोस्तों 30, क्योंकि ये 90 है। अब कोई भी एक थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी एक ट्रायंगल में अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो इनके जो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल होगा ये इसकी वैल्यू होगी दोस्तों x प्लस वाई। ये वाली थ्योरम हम इस डायग्राम में लगाते हैं। ट्रायंगल AEC अगर ये 46 है, ये 30 है, ये वाला एंगल क्या होगा हमारे पास 46 प्लस 30, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है, ये हो गया दोस्तों 76 डिग्री। यही हमारा आंसर है दोस्तों। आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी क्रमशः 10 दिन और 5 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और अगले 3 दिनों में काम पूरा कर दिया गया। तो इस काम के 60% को पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक भी है, तो ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ए इसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को करता है दोस्तों 5 दिन में पूरा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इन दोनों की टोटल डे दिया जाए कि भाई इतने इतने दिनों में ये काम पूरा कर रहे हैं, तो हम इन दोनों के एलसीएम को क्या टोटल वर्क मान लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों 10। ये मान लिया कि टोटल वर्क है, टोटल काम दोस्तों ये है। अब अगर टोटल काम 10 है और ए को 10 दिन लग जाते उस काम को पूरा करने में, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पर डे वो एक काम कर रहा है। ये इसकी क्या होगी दोस्तों इफिशियंसी। उसी प्रकार अगर 10 काम है और ए बी इस काम को 5 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पर डे बी 2 काम कर रहा है, ये इसकी इफिशियंसी होगी। अब दोस्तों ध्यान देना क्वेश्चन में कि उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया। मतलब बी ने टोटल 2 दिन काम किया बी ने, तो 2 दिन में काम कितना कर लेगा बी 4, क्योंकि एक दिन में वो काम कर रहा है 2। तो बी इतने 4 काम करके निकल चुका है काम से। पीछे काम कितना बचा दोस्तों 6, टोटल 10 था, और अगले 3 दिनों में काम पूरा कर दिया। मतलब ए ने कितने दिन काम किया 3, तो ये बाद वाले और 2 यहाँ पर पहले वाले, मतलब ए ने टोटल 5 दिन काम किया है। ए ने टोटल दोस्तों कितने दिन काम किया है 5, और 5 दिन में ए कितने काम करेगा, रोज का 1 काम करेगा, तो ए ने काम किए 5। तो टोटल दोस्तों 6 काम बचा था, उसमें से 5 ए कर चुका है। मतलब सी ने टोटल कितना काम किया 1 काम, और इसके लिए उसने दिन लिए 3, और 3 दिनों में सी 1 काम कर रहा है। तो 1 दिन में सी कितने काम करेगा 1/3। 1 दिन में जितना भी काम कोई भी व्यक्ति करता है तो वो उसकी इफिशियंसी होती है। तो दोस्तों सी की इफिशियंसी होगी 1/3, मतलब पर डे वो 1/3 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि तो इस काम के 60% को पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा। टोटल काम कितना है दोस्तों 10, इसके 60% इसको पूरा करने में, मतलब टोटल काम तो ये है, इसको पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा। सी की इफिशियंसी कितनी है 1/3, मतलब वो 1/3 की रेट से काम करेगा। तो ये इतना काम उसे पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। 3 दोस्तों ऊपर आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये दोस्तों हो गया हमारे पास 6 गुणा 3 18 दिन। तो सी वो 18 दिन में उस काम को 60% भाग को पूरा कर लेगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर यदि एक 9 अंकीय संख्या 785x3678y 72 से डिविजिबल है, तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करो। दोस्तों ध्यान देना कि कोई भी अगर नंबर 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 8 से भी डिविजिबल है और वो 9 से भी डिविजिबल है। तो ये दोनों कंडीशन हमको चेक करनी है। तो संख्या क्या है हमारे पास 785x3678y, ये हमारे पास संख्या है। ये 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो दोस्तों 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अंतिम के जो 3 नंबर है, लास्ट के 3 डिजिट है, इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें 8 से डिवाइड देके देखे, ये कटा दोस्तों 9 बार, पीछे बचे 6,
उसके बाद अगर y की वैल्यू हमारे पास 4 हो तो ये 8 से पूरा डिविजिबल होगा, क्योंकि 64 में 8 का भाग जाता है। तो हमारे पास दोस्तों y की वैल्यू क्या आ गई? 4। ये तो आ गई हमारे पास y की वैल्यू। दोस्तों y की वैल्यू हम वापस यहाँ रख देते हैं। तो नया नंबर हमारे पास क्या बना? 785x36784। अब ये क्या 9 से डिविजिबल होना चाहिए साथ ही साथ। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि दोस्तों किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो उसके सारे डिजिट का जो सम होगा वो तो या तो 9 या उसके किसी मल्टीपल से भी डिविजिबल होना चाहिए। दोस्तों इसका सम निकालो। 7 8 15, 5 20, 3 23, 6 29, 4 33 और 15 38, 5 43, 48 सॉरी, और ये 48 है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी बची? अब दोस्तों 45 में 9 का भाग जाता है, उसके बाद डायरेक्ट भाग जाता है 54 में। दोस्तों 48 हुआ हमारे पास सम, मतलब x की वैल्यू कहीं ना कहीं 6 रही होगी, तब जाके इसमें पूरा का पूरा 9 का भाग गया है। दोस्तों हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6। हमसे पूछा क्या है? x माइनस वाई। ये हो गया दोस्तों 6 माइनस 4 2। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। की स्क्रीन पर डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति डीजल पर अपने खर्च को केवल 10% बढ़ाना चाहता है, तो उसे किस प्रतिशत तक दशमलव के एक स्थान तक सही मान अपनी खपत कम करनी चाहिए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक नॉर्मल सी बात पता होनी चाहिए। वो ये है कि जो खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो दोस्तों यही होता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस दोस्तों डीजल की प्राइस क्या होगी? रुपए पर लीटर में, और कंजप्शन क्या होगा? लीटर में। भाई इतने लीटर उसने खर्च किया है, लीटर से लीटर गया है रुपए, क्योंकि एक्सपेंडिचर भी क्या है? रुपए में होता है। दोस्तों ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास बात हुई कि सी है जो कंजप्शन है वो होना चाहिए एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। हमको खपत कम करनी है, मतलब कंजप्शन हमको निकालना है कि कितने प्रतिशत वो कम करेगा। तो ऊपर लेना है हमको एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना हुआ दोस्तों? 10% तक बढ़ाना चाहते हैं। मतलब अगर पहले 10 था तो बाद में कितना होना चाहिए दोस्तों? 11। उसी प्रकार प्राइस में 16% की वृद्धि हुई है। मतलब अगर पहले 100 थी तो बाद में 116 हुई है। दोस्तों ये दोनों क्या है? डिवाइड करना है इनको। 1 0 से 1 0 गया। ये दोनों क्या बराबर है? क्योंकि पहले की कंडीशन है E1 अपॉन P1 है, और ये E2 अपॉन P2 है। ये हो गया दोस्तों हमारे पास 116 110, ये इनका रेशियो है। तो कितना प्रतिशत उसने कंजप्शन कम किया? 116 पर 6 कम किया। कितने पर? 116 पर, इंटू 100। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 600 अपॉन 116, ये अप्रोक्स हमारे पास अगर 5 से काटा जाए तो 580, मतलब 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। और ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन यस है जिसमें 5 पॉइंट कुछ है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर यदि 5√5x³ माइनस 3√3y³ डिवाइड बाई √5x माइनस √3y इज इक्वल टू ax² प्लस by² प्लस cxy, तो 3a प्लस b माइनस √15c इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगर x³ या a³ माइनस y³, इसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों a माइनस y a² प्लस y² प्लस ay। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान देना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 5√5x³ माइनस 3√3y³ डिवाइड बाई √5x माइनस √3y। दोस्तों ध्यान देना, ये क्या है? √5x का क्यूब है। ये हो गया दोस्तों √5x इसका क्यूब, माइनस ये दोस्तों क्या है? √3y का क्यूब है, माइनस √3y का क्यूब अपॉन √5x माइनस √3y।
वाई। अब दोस्तों ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही वाला फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करो। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास √5x माइनस √3y गुणा ए स्क्वायर, मतलब √5x का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 5x² प्लस वाई स्क्वायर, मतलब √3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 3y² प्लस ए वाई, मतलब √5x इंटू √3y, ये हो गया हमारे पास दोस्तों √15xy डिवाइड बाई √5x माइनस √3y। √5x माइनस √3y से ये कट गया, हमारे पास दोस्तों सिर्फ ये वाली टर्म बची। और ये किसके इक्वल दे रखी क्वेश्चन में, ax² प्लस by² प्लस cxy। तो दोस्तों कंपेयर करते हैं, यहाँ पर x² के साथ यहाँ क्या है a, क्योंकि यहाँ पर x² के साथ क्या है 5, इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू क्या आई दोस्तों 5। उसी प्रकार y² के साथ यहाँ पर क्या है b, और यहाँ पर y² के साथ 3, तो b की वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ गई 3। उसी प्रकार दोस्तों xy के साथ यहाँ क्या है c, यहाँ पर xy के साथ क्या है √15, तो c की वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ गई √15। अब दोस्तों पूछा क्या हमसे 3a प्लस b माइनस √15c, तो 3a क्या हो जाएगा दोस्तों 15 प्लस b 3 माइनस √15, c की वैल्यू √15, तो √15 गुणा √15 क्या हो जाएगा दोस्तों 15, तो ये हो गया 18 माइनस 15 3। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए को 40 किमी की दूरी तय करने में बी से 2.5 घंटे अधिक समय लगता है, यदि ए अपनी गति को दोगुना कर देता है तो वह इसे बी से 1 घंटे कम में तय कर सकता है, तो ए को 40 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली कंडीशन क्या है दोस्तों कि ए को 40 किमी की दूरी तय करने में बी से 2 घंटे अधिक समय लगता है। मान लो दोस्तों ए की स्पीड है va और बी की स्पीड है vb, और डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जो स्पीड होती है ये दोस्तों हमारा होता है टाइम। ये बातें आपको पता होनी जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो दोस्तों पहली कंडीशन हमारे पास डिस्टेंस क्या है 40 किमी की दूरी तय करने में बी से 2.5 घंटे अधिक लगता है किसको ए को, मतलब 40 की दूरी है और ये इसका टाइम हो गया ए द्वारा लिया गया स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये क्या ज्यादा है किससे वी से, और कितना ज्यादा है दोस्तों 2.5 घंटे, मतलब 5/2। ये हो गया दोस्तों हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, यदि ए अपनी गति को दोगुना कर देता है तो वह इसे बी से 1 घंटे कम समय में तय कर देता है, मतलब अब बी को टाइम ज्यादा लग रहा है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ये हो गया बी का टाइम, और ए ने क्या किया अपनी स्पीड डबल कर दिया, मतलब 2va कर दिया, तो बी को कितना टाइम ज्यादा लग रहा है 1 घंटा। ये हो गई दोस्तों हमारे पास सेकंड इक्वेशन। हमसे पूछा क्या है कि ए को 40 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों अगर इन दोनों को ऐड कर दे दोनों इक्वेशन को तो क्या होगा 40/vb, ये तो माइनस का है और ये प्लस का, ये दोनों तो कट जाएंगे, पीछे बचा हमारे पास 40/va माइनस 40/2va बराबर, ये दोनों ऐड होंगे तो 7/2। इनको अगर डिवाइड किया जाए, घटाया जाए तो ये हो गया हमारे पास 40/2va बराबर 7/2। 2 से 2 कट गया, यहां से दोस्तों va की वैल्यू आई हमारे पास 40/7। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 40 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो स्पीड क्या होती है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 40 किमी की डिस्टेंस को कवर करने में उसको क्या 7 घंटे लग रहे हैं, यही तो टाइम है, तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों 7 घंटे। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसका एक दूसरा तरीका है, वो आप समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का v1 v2 अपॉन del v इंटू del t। ये क्या होता है दोस्तों, कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस होती है
जिसको दो अलग अलग स्पीड से अगर कवर किया जाए तो उनका यहाँ नीचे या तो उनका सम होगा या फिर उनका डिफरेंस होगा, और अगर यहाँ डिफरेंस है तो यहाँ भी टाइम का डिफरेंस होगा, और यहाँ सम है तो यहाँ भी टाइम का सम होगा। इस कंसेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है। वो कैसे? तो दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो भी टाइम डिफरेंस आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, जब ए अपनी गति को क्या दोगुना कर देता है, मतलब हम सिर्फ ए के रेफरेंस में इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो डिस्टेंस कितनी है दोस्तों हमारे पास 40। मान लो ए की पहले स्पीड थी v, बाद में दूसरी कंडीशन में क्या हुई, ए की स्पीड 2v, यहाँ पर टाइम का डिफरेंस स्पीड का डिफरेंस क्या हो गया v, 2v माइनस वी। और अगर यहाँ पर भी हमको टाइम का डिफरेंस लेना है, पहले तो लग रहे थे 2.5 घंटे ज्यादा और बाद में 1 घंटे कम, मतलब टोटल डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर 3.5 घंटे का। 3.5 मतलब 7/2, 2 से 2 कट गया, एक v से v कट गया, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई 40/7। और ये एक स्पीड है। स्पीड क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि 40 किमी की दूरी तय करने में कितना टाइम लग रहा है उसको, 7 घंटे। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। की स्क्रीन पर एक बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। पाई की वैल्यू हमको 22/7 लेनी है। दोस्तों आसान क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों 2πRh, या तो उसका हो गया CSA कर्व सरफेस एरिया, और इसका वॉल्यूम होता है बेलन का सिलेंडर का, वो होता है दोस्तों πr²h। ये दो बातें आपको पता होना जरूरी है। दोस्तों पहली बात क्या है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको क्वेश्चन में दे रखा है 880। ये कितना होता है दोस्तों 2πr, r की वैल्यू 14 हमको क्वेश्चन में दे रखी है, इंटू h। यहां से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, फिर h और r की वैल्यू यहां पर रख के हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम हमसे पूछा गया है। दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया दोस्तों 20 टाइम्स ये 2, h की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हम वॉल्यूम में पुट करेंगे। वॉल्यूम होता है दोस्तों πr²h, 22/7 r, 14 इंटू 14 इंटू h की वैल्यू 10। ये हो गया दोस्तों 22 इंटू 28 इंटू 10। ये हो गया दोस्तों हमारे पास 560 प्लस 56, ये हो गया दोस्तों 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो उसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।